नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके पैसे आपको कमा कर दे सकते हैं। जी हां, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं तमाम तरह की आर्थिक रणनीतियां आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों के लिए। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। सेक्टरल और थीमेटिक फंड में कैसे करना चाहिए आपको निवेश, बाजार में मुनाफा वसूली का सही समय कब है, और इतना ही नहीं, लक्ष्य नजदीक आने पर इक्विटी फंड में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। नारी शक्ति नई पहचान। जी हां, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की खास मुहिम। हर बुधवार को हम बात करते हैं महिलाओं की वित्तीय आज़ादी की और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी सशक्त महिला से जो कि पूरे देश को दे रही है प्रेरणा अपनी कहानी के जरिए। और आज चर्चा में शामिल होंगी फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनी अग्रवाल। इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे अहम बदलाव। इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस में आखिर क्या बदलाव हुए हैं, कैसे मिलेगा हॉस्पिटल में 100% कैशलेस का ट्रीटमेंट, जनरल कैशलेस नेटवर्क से पॉलिसी धारकों को आखिर क्या लाभ होगा, तमाम तरह की बातें होंगी शो में आगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी ऐसे कोई शख्स हैं जो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, जो सपना देख रहे हैं गाड़ी खरीदने का, या अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, खुद के रिटायरमेंट का आकलन करना चाहते हैं, तमाम तरह के वित्तीय लक्ष्यों के लिए हम आपको बताते हैं एक आर्थिक रणनीति। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। अपने सवाल आप हमें फेसबुक, एक्स या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। चलिए तो शो की शुरुआत आज सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, क्योंकि बहुत दर्शक हमें हमारे तमाम तरह के प्लेटफॉर्म से सवाल जो भेजते आए हैं, तो सोचा कि क्यों ना आज शो की शुरुआत उसी से की जाए। हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पेशकश में, आपने शिरकत की। और यहाँ पर क्योंकि आज हम विमेंस वेडनेसडे भी बना रहे हैं और महिलाओं के जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हैं, हर्ष, हम शुरुआत आज उसी से करेंगे। दीपिका सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीपिका, नमस्कार, कैसी हैं आप? दीपिका, हेलो। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर संपर्क थोड़ा सा टूट गया है। हम दीपिका को फ़ोन करने की कोशिश करेंगे, उनका सवाल भी हम लाइव उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हर्ष, मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास भी सवाल होगा। कि कह रही है इनकी उम्र 30 साल की है और कानपुर उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली है और सरकारी अध्यापिका है और रिटायरमेंट के लिए इन्हें 7 करोड़ का कॉर्पस भी जमा करना है और SIP के माध्यम से ये करना चाहती हैं। हर महीना 9,000 रुपये जो है ये निवेश कर रही हैं। जो फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं उसमें HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। और ये बोल रही हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इनकी मंशा है लगभग 12% के आसपास का हो जाना चाहिए और साथ ही 30 साल तक का समय है जो ये निवेश पोर्टफोलियो को देना चाहती हैं और साथ ही प्रतिवर्ष अपना पोर्टफोलियो जो है वो 10% की स्टेप अप के जरिए अपने SIP निवेश को बढ़ाना भी चाहती हैं। तो दीपिका, मुबारकबाद, काफ़ी लंबी अवधि का लक्ष्य, रिटायरमेंट आपका पहला गोल जो आपने स्थापित किया है अपने लिए, बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर आपको अब आपके फंड सिलेक्शन को लेकर क्या बदलाव करने चाहिए, क्या थोड़ा सा और एग्रेसिव आप हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 साल का समय है जो ये बता रही हैं। फ़ोन लाइन पर नहीं है हर्ष, मैं समझना चाहती थी कि 7 करोड़ की फिगर जो इन्होंने अपनी पकड़ी है उसके लिए इन्होंने क्या कैलकुलेशन की है। और मेरे ख्याल से कई बार इतने सही और सटीक कॉर्पस को लेके लक्ष्य होते हैं ना लोगों के, कि कई बार उनको समझने से बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि वो कैसे इस तरह के लक्ष्य को आके, क्योंकि रिटायरमेंट का गोल निर्धारित करना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। बहरहाल दीपिका फ़ोन लाइन पर तो है नहीं मेरे साथ, लेकिन
विमेंस वेडनेसडे में आज चलिए इनके सवाल से शुरुआत करते हैं, बताइए हर्ष। सो देखिए कविता, दीपिका ने जो हिसाब से अपनी प्लानिंग की है, तो सुनने में अगर आप शुरुआत में अगर एक 30 साल का कोई इंसान है कहता है कि मुझे 60 की उम्र में, जो 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मुझे 7 करोड़ रुपए चाहिए और मैं उसके लिए आज की तारीख में 9,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रही हूँ, तो ये सुनने में बहुत ही अनरीजनेबल लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन्होंने 9,000 रुपए की एसआईपी अभी शुरू कर रखी है और ये कह रही हैं कि मैं हर साल 10% से इसे स्टेप अप करूंगी। और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थे वो भी रीजनेबल है, 12% के रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रही है, जो एम्फी ने भी अपने सर्कुलर में एक इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम आगे का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें। सो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो इनका जो लक्ष्य है 7 करोड़ का, वो पूरा होता है। जी हाँ, 9,000 रुपए इन्वेस्ट करने से हर महीने, प्लस उसे 10% से आप बढ़ाते रहेंगे, 12% अगर हम सीएजीआर का अनुमान लगाएं तो 30 वर्षों में ये 7 करोड़ हो जाता है। अब कविता, बाकी दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक खाली इस ये जो स्टेप अप एसआईपी है उसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि क्यों हमें हर साल हमारी एसआईपी बढ़ाने की उम्मीद या कोशिश करनी चाहिए। अगर दीपिका ने सिर्फ 9,000 रुपए की एसआईपी 30 साल तक करी होती बिना स्टेप अप के, तो इनका कॉर्पस जो अक्यूमुलेट होता वो करीबन 3 करोड़ रुपए अक्यूमुलेट होता, यही 12% पे। अब क्योंकि ये 10% से हर साल बढ़ाने वाली है अपनी एसआईपी, ये 3 करोड़ की जगह ये अब 7 करोड़ का अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो 10% से आपने अपनी एसआईपी हर साल की बढ़ाई ऑन अ बेस ऑफ 9,000 रुपीज, तो आपका जो एंड कॉर्पस है वो डबल से भी ज्यादा आपको मिलता है। सो हर एक निवेशक जो ये सुन रहा है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हर साल वो अपनी एसआईपी बढ़ाती रहे। जहां तक इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का सवाल है कविता, तो इसमें एक इनके पास लार्ज कैप इंडेक्स फंड है और एक फ्लेक्सी कैप है। तो देखिए वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक लार्ज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जाते हैं तो नेक्स्ट नेचुरल प्रोग्रेशन होता है कि आप पहले मिड कैप में आए और फिर स्मॉल कैप की तरफ जाए। सो इनके पोर्टफोलियो में एक बदलाव ये सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस स्मॉल कैप ये बंद करें और उसकी जगह एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, जो है व्हाइट ओक मिड कैप फंड। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इनको रिकमेंडेशन जो दी है उसके पीछे मैं आपकी वजह समझना चाहती हूँ। मिड कैप कैटेगरी में तो बहुत सारे फंड्स हैं, वाइटो का आपने मिड कैप फंड क्यों चुना है? कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो मौजूदा प्लेयर्स हैं हर्ष, उनके मुकाबले ये एक नया प्लेयर है और बाकी प्लेयर्स के मुकाबले इस फंड का इतना ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होगा जितना बाकी तमाम मिड कैप्स का है। तो कोई खास वजह इसके पीछे आपने सलाह दी? कविता, ये जो टीम है व्हाइट ओक की, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में जो बहुत सालों से, मान लीजिए 20 साल से ऊपर के जो एक्सपीरियंस के जो लोग हैं वो ज्वाइन किए हैं। तो फंड हाउस भले ही व्हाइट ओक के नाम से नया होगा, लेकिन ये यस बैंक का जो म्यूचुअल फंड था वो कन्वर्ट होकर व्हाइट ओक में हुआ है। सो पेडिग्री अच्छी है इन टर्म्स ऑफ द टीम दैट इज मैनेजिंग। जो इनका प्रदर्शन है, अगर हम डिफरेंट टाइम होराइजन पे जब से लॉन्च हुआ है तब से भी अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें चिंता करने की जरूरत है। और मोर ओवर, जो फंड मैनेजमेंट फिलॉसफी है और जो हम फ्यूचर आउटलुक देख के चलते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये फंड अच्छा लगता है। हर्ष, हालांकि फ्लेक्सी कैप के जरिए इनके पास एक स्मॉल कैप का एक्सपोजर है तो, लेकिन जो फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में वो लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड है। उसके अलावा एक शुद्ध स्मॉल कैप फंड क्या डालना चाहिए पोर्टफोलियो में? जी देखिए कविता, थर्ड स्टेप पे हम आएंगे। तो अगर पहले जैसे मैंने कहा, इनके पास एक पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स को ट्रैक करता है। तो 30 कंपनी जो सेंसेक्स की है वो इनके पोर्टफोलियो में है। सो लार्ज कैप कैटेगरी में इनके पास 30 कंपनियों का एक इंडेक्स फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है वो आपने सही फरमाया कि ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड बायस्ड, हर एक फ्लेक्सी कैप आज की तारीख में ज्यादा झुकाव उनका लार्ज कैप की तरफ है। लेकिन उसमें आपको 30 कंपनियां जो सेंसेक्स की, उसके अलावा भी कंपनी मिलेगी। तो आपके पास एक, मान लीजिए, एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप के रूप में आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड भी है जिसमें आपको मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब इसके बाद जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो होना चाहिए कि आप मिड कैप में करें पहले, वो आपकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाए तब आप स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे। तो प्रोग्रेसिवली मैंने इनको सजेशन किया कि आज की तारीख में आप एक मिड कैप की तरफ आए और आगे जाके जब अगर एसआईपी बढ़ाने की सोचे तब उस समय आप एक शायद स्मॉल कैप ऐड करें तो ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप एक मल्टी कैप फंड भी जोड़ सकते हैं अगर आपको प्योर स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है तो ये डेफिनेटली एक और स्मॉल कैप बाद में ले सकते हैं, लेकिन पहले मिड कैप का बास्केट पूरा करें और फिर स्मॉल कैप की तरफ आए।
जितना हो सका हमने तमाम पहलू जो है इस सवाल को लेकर समझाने की कोशिश की है दीपिका को, और दीपिका उम्मीद करते हैं कि ये सवाल का जवाब आप यूट्यूब पर ज़रूर देखें, और उसके बावजूद भी कोई सवाल है तो ज़रूर हमें भेजें। हम हर्ष से ही कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिला पाए। और इस बीच अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहती हैं तो देखिए, हर बुधवार को जो है हम विमेंस वेडनेसडे लेकर आते हैं। इस पेशकश में हम सशक्त महिलाओं से आपको मिलाते हैं जो न सिर्फ अपनी आर्थिक आज़ादी, अपने आर्थिक पोर्टफोलियो की बागडोर अपने हाथ में संभाल कर रखती हैं, बल्कि हमारे एक्सपर्ट महिलाओं के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की भी जानकारी देते हैं। तो देखिए, व्हाट्सएप नंबर है 9619873567, और यूट्यूब पर या फेसबुक पर या एक्स पर भी अगर आप हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नवीन नायर साहब मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबे समय से आप होल्ड पर थे, धन्यवाद रुकने के लिए सर। आपका सवाल हमें मिल गया है, और जो पोर्टफोलियो आपने हमें दिया है उसके मुताबिक आपके पास जो फंड्स हैं, 5 स्कीम्स हैं आपके पास, और ICICI प्रोटेक, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और SBI का ब्लू चिप है। सर, आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड्स में? ये करीब 2 साल हो गया बेटा। 2 साल हो गया। कोई खास वजह आपने ICICI प्रो का टेक्नोलॉजी फंड लिया? नहीं मैडम, ये कर रहा था तो उसके बाद आया तो कर दिया। ठीक है। देखिए, 15,000 की आप SIP कर रहे हैं, 10 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, आपका ये सवाल है। सर, रिटर्न कितना मिल पाएगा वो उसका हम अप्रॉक्सीमेट या करीब करीब आकलन तो आपको करके बता देंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि 10 साल तक आप क्योंकि निवेशित रहना चाहते हैं, किसी खास आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है क्या ये इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट में जो घर बनाना चाहते हैं। आप घर बनाना चाहते हैं तो 10 साल के बाद बनाएंगे जी। और कितना आपको कितनी रकम आपको जोड़नी होगी उसके लिए? कम से कम 2 चाहिए मैडम। कम से कम 2 करोड़। 2 करोड़ कम से कम आपको चाहिए। चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है। ये सवाल इसीलिए आपसे पूछे गए हैं ताकि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आपको बेहतर तरीके से बताएं कि आपको क्या निवेश की राशि बढ़ानी है तो कहाँ बढ़ानी है। हर्ष, पोर्टफोलियो में मैं आती हूँ। ICICI प्रोटेक, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI का ब्लू चिप। फंड अपने तौर पे देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा उम्दा है, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है कि हम डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम रूल है जो फॉलो करने की सलाह देते हैं। साथ में इन्होंने एक सेक्टर स्पेसिफिक फ़ंड भी जोड़ रखा है। तो अब सेक्टर स्पेसिफिक फ़ंड भी ऐसा जो कि हम देखते हैं मुख्यतः लार्ज कैप में तो शामिल होता ही है। IT के स्टॉक्स तो तमाम हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में होते ही होते हैं। अब बताइए मुझे हर्ष, 2 साल हो चुका है इन फंड्स में निवेश करते हुए, निकलना चाहिए क्या ICICI प्रोटेक से? सर देखिए कविता, इनकी जो स्कीम्स हैं सारी अपने आप में अच्छी हैं। तो ये 15,000 रुपए महीने का निवेश कर रहे हैं, 30% उसका जो 5,000 रुपए है वो इनका एक सेक्टर फंड में जा रहा है जो टेक्नोलॉजी फंड है। अब बाकी का जो इनका 70% है वो 4 स्कीम्स में डिवाइड हुआ है, जो लार्ज हम देख रहे हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, जो कॉन्ट्रा फंड है वगैरह। तो मुझे स्कीम से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे ये एलोकेशन पे नहीं आ रहा हूँ कि 30% आपने टेक्नोलॉजी फंड में लगाया है और नवीन कुमार जी बोल रहे हैं कि बस यूं ही लगा दिया। सो वो तरीका नहीं होता। सेक्टर फंड में आप सिर्फ रिटर्न्स या कुछ भी, कोई भी सेक्टर फंड में आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट नहीं करते। सेक्टर फंड में जब आप निवेश करते हैं तो उसको आपको एंट्री और एग्जिट दोनों टाइम भी करना होगा। एसेंशियली आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी का जो पीरियड है, जो उसमें आपको जो बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं वो हो गया अगर, तो आप उसमें से एग्जिट भी करेंगे। तो अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते सेक्टर फंड्स को या टेक्नोलॉजी फंड को पर्टिकुलरली, तो डेफिनेटली आपको इसमें नहीं रहना चाहिए। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में आते हैं, जैसे SBI ब्लू चिप है आपके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा या कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोई भी स्कीम में आप लगाते हैं वो टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर लेते हैं। तो यस कविता, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें टेक्नोलॉजी फंड से एग्जिट लेना चाहिए, इसी कारण से क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक कारण से टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो गुड टाइम कि अभी वो प्रॉफिट में से एग्जिट कर लें और बाकी के जो 4 स्कीम्स हैं इनमें उसमें अपनी SIP बढ़ा ले, तो इन्हें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद टेक्नोलॉजी एक्सपोजर भी मिल जाएगा। जरूरी है थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान देना नवीन जी, और अच्छी बात ये मुझे लगी कि आपने म्यूचुअल फंड्स का सहारा लिया अपने ज़िंदगी के बहुत अहम लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी
आपको जो है रेकमेंड तो किया जा रहा है। और अब हर्ष, शायद मेरा सुनने में अगर रह गया हो, इसके अलावा कौन सा फंड आपने इनको कहा है, कौन सी कैटेगरी का फंड कहा है जोड़ने के लिए? नहीं कविता, मैंने कहा कि इनके पास जो 4 फंड्स ऑलरेडी हैं उन्हीं में ही अपनी हाँ। एसआईपी बढ़ा ले, क्योंकि इनके पास ये सारे जो लार्ज सारी कैटेगरी के हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, अच्छा एक हर्ष एक चीज, एसबीआई ब्लू चिप से क्या आपने निकलने की सलाह दी है इन्हें? जी नहीं, मैंने कोई भी बाकी की 4 स्कीम्स में से कोई भी निकलने की सलाह नहीं दी है। बाकी के 4 स्कीम्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो अभी आपको स्कीम्स नहीं बढ़ानी है, निवेश की राशि बढ़ानी है। कितने तक बढ़ानी होगी हर्ष? तो देखिए, इनका लक्ष्य था कि इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए आफ्टर 10 इयर्स। तो अगर हम 12% का अनुमान लगा के चलते हैं तो फिलहाल जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे इन्हें करीबन 30 से 35 लाख रुपया मिल सकता है। तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट करीबन 6 गुना बढ़ाना होगा। सो अगर इन्हें लक्ष्य पूरा करना है तो। राइट, नवीन कुमार जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। नवीन जी, क्या आपको सलाह समझ में आई जो हर्ष ने समझाया आपको? नहीं समझ में आया। आपको जो स्कीम्स हैं उसी में बने रहना है। आपको आगे सेक्टर स्पेसिफिक फंड में से बचने की सलाह दी जा रही है। आने वाले वक्त में आप उसमें निवेश ना कीजिएगा और अपनी निवेश की राशि को आपको बढ़ाना है। वैसे ये जो पूरा शो है ना नवीन कुमार जी, हम हमारे यूट्यूब जो है चैनल का ना उसमें भी डालते हैं। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाइएगा और सलाह को एक बार फिर से सुनिएगा। हर्ष ने काफ़ी बारीकी से आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो की है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े। उससे पहले दर्शकों को झटपट एक नंबर बता देती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पर अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं, 9619873567। और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये इकलौता ऐसा शो है जहाँ पर हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड से अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, इंश्योरेंस प्लान लेना है, टैक्स सेविंग को लेकर, टैक्स बचत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। लोन से छुटकारा चाहिए आपको, लोन चुकाने की रणनीति समझना चाहते हैं, तमाम तरह के एक्सपर्ट हमारे शो में आते हैं और लाइव अपने सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विमेंस वेडनेसडे के तौर पर ऋचा शर्मा का मैं सवाल लेना चाहूंगी। हर्ष, ऋचा हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। नमस्कार ऋचा जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मेरे सवाल को लेने के लिए। एक्चुअली मैम, मेरा सवाल है कि मैं 15 इयर्स में मेरा टारगेट है 1 करोड़ को अचीव करना, और मैं जो SIP अभी कर रही हूँ वो 12,500 पर मंथ के हिसाब से कर रही हूँ डिफरेंट फंड्स में। तो मतलब कैनेडा में मेरा इन्वेस्टमेंट है, निपॉन फ्लेक्सी कैप में है। तो मैं जानना चाहती हूँ मैम, क्या मैं सही कर रही हूँ या और कैसे मैं 1 करोड़ अचीव कर पाऊंगी? ऑलराइट ऋचा, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और हर्ष, मैं इनके फंड्स का नाम दोहरा देती हूँ, वैसे तो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो ही रहे हैं। कैनरा बैंक का स्मॉल कैप भी है इनके पास, मिड कैप भी है। 3-3 हज़ार रुपए की SIP दोनों फंड्स में ये कर रही हैं। निपॉन का फ्लेक्सी कैप है 4,000 रुपये, निपॉन का ही स्मॉल कैप है और इसमें 500 रुपये की SIP चल रही है। क्वांट का स्मॉल कैप है और मोतीलाल का भी मिड कैप है, और ABSL का PSU फंड लिया हुआ है, उसमें इनकी SIP चल रही है 500 रुपये की। मेरे ख्याल से ये जो फ्रेंजी और क्रेज चल रहा है ना मिड कैप स्मॉल कैप का, उसके चलते ऋचा ने जो है वो सारे मिड कैप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में उम्दा क्वालिटी के बटोर के रख दिए हैं। ठीक है, इस उम्मीद में कि इनका जो 1 CR का लक्ष्य है वो इस 12,500 रुपये की SIP से पूरा हो जाएगा। और पिछले 6 महीने से ही ये SIP कर रही हैं, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी को देखकर जो इन्होंने शुरुआत कर दी है। और ये अकेली नहीं है हर्ष, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जो केवल भर के मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखा होगा। हर्ष, जानना ये एक बात समझना जरूरी है कि ये वो निवेशक हैं जो कि नए बाजार में आए हैं। ये वो निवेशक हैं हर्ष जिन्होंने बाजार का उतार चढ़ाव, या एक कहते हैं ना बाजार की बेरिश चाल, वो अब तक देखी ही नहीं है। उन्होंने बाजार का बस एक ही मोमेंटम देखा है, एक ही तरह की चाल देखी है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के फंड्स को पोर्टफोलियो में डाल दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता ना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने का, या थोड़ी समझ कम होती है, तो वो जिस तरह का स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं ना हर्ष, उसी तरह का अपना म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी बना लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको कई तरह के स्टॉक्स मिलते हैं, एक स्पेसिफिक मार्केट कैप के और सेक्टर के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि
कि म्यूचुअल फंड के जरिए आना हो तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच आपको ज़रूर ही रखनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है सबसे सेफेस्ट तरीका है। और ख़ासतौर से उतार चढ़ाव के समय बाजार में आपको अगर निवेश करना है, नहीं समझ है, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए कीजिए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप को इतना भर भर के डालेंगे तो मुनाफा दुगना नहीं होगा। हर्ष, बताइए। जी हाँ कविता, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ट्रेडिंग को या प्रॉफिट बुकिंग या ले बेच को इतनी अपनी हैबिट बना ली है कि लॉन्ग टर्म पेशेंस है ही नहीं। आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में भी लोग ट्रेडिंग करने लगे। फॉर इंस्टेंस, अभी आपने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर एक स्कीम में करीबन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 30 कंपनी में होता है इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, फंड मैनेजर उस बेसिस पे स्टॉक्स में ले बेच कर रहे हैं। आप जब एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्कीम 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और वो 30-40 कंपनियां रोटेट होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, जो फंड मैनेजर का आउटलुक होता है और जो स्कीम का मैंडेट होता है उसी मैंडेट के अंदर में। आप एज एन इन्वेस्टर, आपको ये जरूरत नहीं है कि आप बार बार अलग अलग बाइंग सेलिंग म्यूचुअल फंड में करते रहे। आपको एक और चीज समझना है कि जब एक इन्वेस्टर सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक गलत अप्रोच है। आप अगर देखेंगे कि मिड कैप ने पिछले एक साल में 50% दिया है, स्मॉल कैप ने 60% दिया, अगर आप ऐसे रिटर्न्स देख के समझते हैं कि आगे जाके आपको भी वैसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच गलत है और आप निराश होंगे ही होंगे। फिर आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड अच्छा काम नहीं करता, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना नहीं है। प्रोडक्ट में जो म्यूचुअल फंड एज एन स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स है, उन्होंने जो रिटर्न जनरेट करना था वो किया। आप उससे फायदा कैसे लेंगे? जब आप उसे सही तालमेल बिठा के आप उसमें उस स्कीम के उस इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे साथ में चलते रहेंगे। अब अगर मैं रिचा की बात करूं तो रिचा के पोर्टफोलियो में 7 स्कीम है और उसमें 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें 500 रुपए की एसआईपी चल रही है। टोटल इनका एसआईपी 12,500 रुपए का है। तो 2 स्कीम ऐसी है जिसमें 500 करके 1,000 रुपए निवेश हो रहे हैं और 11,500 रुपए बाकी स्कीम्स में हो रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड्स ने एक सुविधा दे रखी है कि आप 500 रुपया या कई स्कीम है 100 रुपया भी एक्सेप्ट करती है एसआईपी की। इसका मतलब नहीं कि आप अगर 12,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी 500 रुपया डाल के एक स्कीम ले, कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप 500 रुपया लेके कोई भी स्कीम में लगाते हैं, साल का आप 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं, उस पर क्या रिटर्न आप कमा लेंगे और क्या गवा देंगे। ये जो माइक्रो एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए, अगर मान लो 500 रुपया ही जमा कर सकते हैं महीने का, तो चलो एक स्कीम लेके शुरू तो करें। ये नहीं कि जो 12-13,000 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हो 500 रुपए की एक स्कीम लेके इन्वेस्ट करें, कुछ नहीं हासिल होना रियल टर्म्स में आपको। रिचा, आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन बता देता हूं मैं। और मैंने जो भी स्कीम कंसोलिडेट करके रखी है वो सब म्यूचुअल फंड्स में आपके पास फोलियो ऑलरेडी है, तो आपको कोई नया फोलियो कोई फंड हाउस में नहीं खुलना है, सिर्फ आपको स्कीम्स थोड़ी बदलाव करनी होगी। आप कैनरा रिबेको का फ्लेक्सी कैप रखें इंस्टेड ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप। सिर्फ एक स्कीम रखिए, कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप, उसमें आप 4,000 रुपए निवेश करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जहां आप 500 रुपया कर रहे हैं उसको बढ़ा के 4,000 रुपया करें। एबीएसएल पीएसयू फंड, इसमें 500 की जगह 2,000 रुपया करें और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500 रुपया करें। तो आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होकर 4 स्कीम्स में हो जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम्स में आपने ऑलरेडी 6 महीने से इन्वेस्ट किया है, आप रिडीम कर लें और इन्हीं 4 स्कीम्स में आप उसे री इन्वेस्ट कर लें। जो आपके लक्ष्य का सवाल है कि आपने कहा आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज की तारीख में अगर आप 12,500 रुपए की निवेश कर रहे हैं और 15 साल में अगर हम देखें कि 12% से ग्रो करता है, तब करीबन 60 लाख रुपए आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका एक्यूमुलेशन होगा। तो आपको अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मान लीजिए लगभग आपको अपना इन्वेस्टमेंट आगे जाते हुए डबल करना होगा। तो स्टेप अप एसआईपी की हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जैसे जैसे आप बढ़ा सके हर साल की अपनी एसआईपी बढ़ाते रहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव आपको जाना होगा इन टर्म्स ऑफ कितना आप इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने इनके हर पहलू का जवाब दे दिया सवाल के। हम आगे बढ़ते हैं और ओमान से हमारे दर्शक ने हमें सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर, समीर कनकल का। और
15 लाख रुपए हैं देखिए इनके पास निवेश के लिए अवेलेबल, जो इन्होंने जानकारी हमें दी है। और ये निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और नए तरह के निवेशक हैं, और इनको समझना है कि कैसे ये अगर स्मॉल कैप मिड कैप में जाएं तो ये कुछ HDFC AMC को कंसिडर कर रहे हैं, और लार्ज कैप में भी जो है ये निवेश करने का मन बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल डाइवर्सिफाइड अप्रोच चाहिए। 15 लाख रुपए फिलहाल इनके पास है, और 1.5 लाख रुपए ये मंथली जो है वो निवेश कर पाएंगे 15 लाख के अलावा। तो हमारे पास बहुत जानकारी तो नहीं है हर्ष इनके गोल्स को लेकर और किस तरह से इनको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की कब, लेकिन जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है, कितने साल तक भी इन्होंने निवेशित रहना है, मेरे ख्याल से उसको भी लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ समीर कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और उसी के बिना पर जो है हम आपको एक रणनीति यहाँ पर सुझाएंगे, लमसम के लिए भी और मंथली के लिए भी। हर्ष। देखिए कविता, इनका सवाल अगर हम सिर्फ सवाल पढ़ें और समझने, इन्वेस्टर की प्रोफाइल समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है तो हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्होंने सवाल भेजा ना उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 15 लाख लमसम करना है, 1.5 लाख मंथली SIP करनी है, और एक जगह इन्होंने ये भी लिखा कि इनके पास HDFC स्मॉल मिड लार्ज कैप है, करीबन 2 लाख रुपया ईच, और ये कह रहे हैं कि ये नए इन्वेस्टर भी हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये मुझे ये प्रोफाइल एक्चुअली नहीं समझ में आ रही कि हम किस तरह से इसका इन्वेस्टमेंट करें। देखिए समीर जी, कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, पैसा आपके हाथ में एक्स अमाउंट है और मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन किस पर्पस के लिए करना है, कितने सालों के लिए करना है, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि मार्केट आप समझते हैं, क्योंकि 15 लाख रुपए है, मान लीजिए आप एक साथ लमसम के रूप में हम इन्वेस्ट कर दें और आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है और मार्केट वोलेटाइल रहा, तो 15 लाख रुपया आपका करीबन मान लो अगर 10 लाख रुपया हो गया अचानक, या 12 लाख रुपया हो गया, तो आप कैसे बिहेव करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, ये समझना जरूरी है। क्या आपको एक तरीका होता है कि एक इन्वेस्टर है जो मार्केट की वोलेटिलिटी समझता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो शायद लमसम करें। अगर बोलते कि नहीं, मार्केट में मुझे नुकसान इतना नहीं होना चाहिए, तो हम हो सकता है STP के जरिए हम इक्विटी में निवेश करें। और आपने ये भी कहा कि HDFC का स्मॉल मिड लार्ज कैप सब में आपका 2 लाख रुपया ईच है। समीर जी, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले किसी से मिलिए पर्सनली, उनसे 1-to-1 कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है और आप कह रहे हैं आप नए इन्वेस्टर हैं, तो पहले समझिए कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इक्विटी इन्वेस्टमेंट या डेट इन्वेस्टमेंट होता क्या और काम कैसे करता है, क्या फैक्टर्स हैं जो उनको वोलेटाइल बनाते हैं, और कैसे इनका रिटर्न्स जनरेट होता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप उसे डिप्लॉय कैसे करें। तो कविता, अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे लगता है कि इन्हें ये सजेस्ट किया बेटर है कि वो किसी से मिल के पर्सनली सारी डिटेल्स चेक करें और फिर शुरू करें, रादर देन हम उन्हें कोई स्कीम्स बताएं और वो उसमें निवेश करते हो जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो, उनको उनके रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करता हो और अमाउंट भी बड़ा है, तो बेटर है कि वो किसी से मिल के समझ के और फिर इन्वेस्ट करें। और राइट, चलिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सवाल भेजते हैं और सवाल पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि फिर आसान होता है आपसे बात करना, और जो डिटेल्स मिसिंग है वो डिटेल्स भी आपसे हम ले सकते हैं। भूषण नागारे का सवाल मैं लूँगी हर्ष, और इन्होंने लमसम पोर्टफोलियो की डिटेल्स यहाँ पर कुछ दे रखी हैं। 30 साल की इनकी उम्र है और HDFC लार्ज एंड मिड कैप में है इनका 1 लाख, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, और अलग से मोतीलाल का मिड कैप भी है, कोटक मल्टी कैप है, क्वांट TLSS है, क्वांट स्मॉल कैप है, और इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी मेरे ख्याल से मंथली इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें ये कह रहे हैं पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का मिड कैप, रेबेको का ब्लू चिप है, क्वांट का स्मॉल कैप भी है। अगले 10 साल तक ये जो है इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, एक अलग से लमसम का पोर्टफोलियो और एक अलग से अपना SIP का पोर्टफोलियो। अच्छा हर्ष, जिस पोर्टफोलियो में लमसम करते हैं उसी पोर्टफोलियो में, उसी फंड में आप SIP भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट कविता। इन्होंने क्या कर रखा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने एक XYZ स्कीम्स में की है और SIP एक अलग सेट ऑफ स्कीम्स में की है। एक्चुअली ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक ही फोलियो में आप SIP रजिस्टर कर सकते हैं, और जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा होता है या कोई विंडफॉल आता है या लमसम करने की इच्छा है, तो आप उसी स्कीम में, उसी फोलियो में आप लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि SIP के लिए आपको अलग सेट ऑफ स्कीम्स चाहिए, ऐसे करते जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स हो जाएंगी और कोई रियल फायदा तो इसका मिलता नहीं है।
तो भूषण जी, आपके पोर्टफोलियो के लिए मैं थोड़े बदलाव सजेस्ट करता हूं, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा और बिना कोई भी डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कुछ भी असर नहीं होगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो आपका है उसमें आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में से निकल के वो अमाउंट स्विच करें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, तो कम से कम एक वहां पे आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा। जो आपका एसआईपी जा रहा है क्वांट स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, वो बंद करके आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर लें, जो आपके पास ऑलरेडी है। एक स्कीम आपके पास ऑलरेडी है जिसमें आपने 1.5 लाख रुपया लमसम कर रखा है। तो क्वांट की स्मॉल कैप एंड मिड कैप बंद करें और मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड है उसमें आप एसआईपी शुरू कर लें, वो आपके पास ऑलरेडी लमसम के रूप में है। कैनरा रिबेको ब्लू चिप में भी एसआईपी बंद करें और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में आप अपनी एसआईपी बढ़ा लें। तो इस तरह से आपके थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो स्कीम्स में से मैंने निकलने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है कि वो स्कीम्स खराब है। मैंने सिर्फ कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बना के दिया है ताकि आपको बहुत सारी स्कीम्स ट्रैक नहीं करनी पड़े और कोई भी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और राइट, लेकिन चलिए यहाँ पर जैसा कि आपने इनको एक थंब रूल बता दिया है और इन्हीं के साथ साथ वो तमाम निवेशक जो कि ये समझते हैं कि लमसम निवेश करना हो तो अलग तरह का स्कीम सिलेक्शन होना चाहिए, एसआईपी करनी हो तो अलग तरीके का स्कीम सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये भूषण के पोर्टफोलियो में इन्होंने ना हमें कॉर्पस नहीं बताया है, आप अप्रॉक्सीमेट बता पाएंगे? अगर 10 साल तक स्टेप अप करें तो अच्छी बात है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या उनका उद्देश्य क्या है। तो इनके पास अभी यहाँ पर अगर हम लमसम देखें तो इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो लमसम में रखा हुआ है और उसके बाद इनकी एसआईपी भी चल रही है। अगर ये सब कुल मिला के हर्ष, अगर ये स्टेप अप नहीं करते हैं, इसी पैसे पर 10 साल तक निवेशित रहते हैं, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट अगर आप कितना 12% या 10% पकड़ कर चलेंगे तो क्या मिलेगा इनको? जी, ये 10 साल का इन्होंने टाइम होराइजन बताया है और अगर मैं 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं, इनके पास करंटली जो लमसम है वो 8.5 लाख रुपया है और जो हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं वो है 12,000 रुपए। तो अगर हम 12% का अनुमान भी लगाएं तो करीबन 50-55 लाख रुपए के आसपास इनके पास हो जाना चाहिए। ये लमसम और एसआईपी को कंसोलिडेट करते हैं बिना कोई स्टेप अप, 10 साल में करीबन 50 से 55 लाख रुपए इनके पास होना चाहिए। अच्छा, बहुत दर्शकों को ये भी समझ में नहीं आता कि जब भी मैं इनसे पूछती हूँ कि आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका कॉर्पस क्या है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि हम आपकी बेहतर प्लानिंग आपको करवा पाएं और इसीलिए भी क्योंकि हर्ष इक्विटी एज एन एसेट क्लास में ये दम है कि वो आपको लंबी अवधि में कंपाउंडिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, उसका फ़ायदा दिलाकर आपका जो कॉर्पस है वो आपको अचीव कर पाए, आपको वो अचीव करा दे। अब इसीलिए जब भी गोल प्लानिंग करनी हो तो महंगाई के अलावा और किन किन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए आपको हर्ष? इन्फ्लेशन, जो आप महंगाई दर की बात की, उसे तो रखना ही है। मान लीजिए आप प्लान करते हैं कि आपको रिटायर होना है और आज की तारीख में उसका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के रूप में, तो आप अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 20 साल है और आप 1 करोड़ रुपया का ही प्लानिंग करके 20 साल बाद रिटायर होते हैं तो आप लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू आज 1 करोड़ की है वो 20 साल बाद 1 करोड़ नहीं रहने वाली। तो आपको हो सकता है कि उस समय तक आपको 5 या 7 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े टू लिव द सेम लाइफस्टाइल। तो महंगाई दर को तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बहुत ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। हम ये समझेंगे कि हमारे पास लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन वो लक्ष्य ही कम पड़ेगा, वो 1 करोड़ रुपया कम पड़ेगा उस समय। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे रिटायरमेंट का गोल है, उसमें लमसम आपको आपके रिटायरमेंट की एज पे पूरा पैसा नहीं चाहिए होता, वो पैसा आप स्टैगर्ड वे में आपको रिटायरमेंट के बाद में भी लंबी अवधि तक चाहिए होता है, तो उसका प्रोडक्ट एलोकेशन अलग हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई का है मान लीजिए, और बच्चों की पढ़ाई आप ये देख रहे हैं कि कॉलेज की फीस भरनी है आपको जब वो अंडर ग्रेजुएशन पे जाए, मान लीजिए जब वो 18 साल के हो जाए और जब वो कॉलेज ज्वाइन करें, अंडर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स ज्वाइन करे, तब आपको फीस भरनी है। अब ये क्या टाइम बाउंड गोल है, आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। जब आपके बच्चे 19 साल के होंगे या 18 साल के होंगे तब आपको फीस भरनी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अगले 5 साल के बाद भरूंगा क्योंकि अभी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा। तो वो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हो सकता है हमारा प्रोडक्ट एलोकेशन अलग हो, स्कीम शायद अलग हो जाए, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल गोल नहीं है। रिटायरमेंट आपका पूरा रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं है, आपको स्टैगर्ड मैनर में 60 की उम्र में या 58 की उम्र के बाद में चाहिए। हॉलीडे अगर आपका गोल है
तो वो आप डिफर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत अग्रेसिव स्टैंड लिया है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है और मार्केट गिर गया जब आपको हॉलिडे पे जाना था, तो ऐसा नहीं है कि आप हॉलिडे पे नहीं जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप हॉलिडे डिफर कर सकते हैं कि अभी नहीं, मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद चला जाऊं। तो लक्ष्य जब आप गोल डिसाइड करते हैं तो उससे प्रोडक्ट या स्कीम भी चेंज हो सकती है। उसके लिए हम हमेशा पूछते हैं कि आपका गोल क्या है, उस बेसिस पे हम है, वो डिपेंड करता है आपके लक्ष्य, टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरा समय आज के लिए समाप्त हो गया है आपके साथ। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इस बीच अगर आप भी अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं हमारे से, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही अपने सवाल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। पूरी पोर्टफोलियो की डिटेल्स बारीकी से भेजिएगा ताकि बारीकी से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग लाइव हम शो में कराएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे में मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ जो कि महिला उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ा रही हैं।